नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के 12वीं के टॉपर्स के लिए खुशखबरी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव छात्रों को लैपटॉप की राशि देंगे। 89,700 से ज्यादा छात्रों को ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि छात्रों के खाते में 224 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 12वीं के टॉपर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर, खुशखबरी। जो टॉपर्स हैं उनको लैपटॉप की राशि दी जाएगी। करीब 25-25 हजार रुपए की राशि हर छात्र के खाते में पहुंचेगी। और चलिए अब खबरों का रुख करेंगे तो सरगुजा से खबर, जहां एम्बुलेंस में बदमाशों ने आग लगा दी। सामाजिक तत्वों ने एम्बुलेंस में आग लगाई थी। आपको जानकारी दे दें कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंची और दमकल की टीम भी पहुंची। और आपको जानकारी दे देते हैं कि एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। साल भर से कंडम स्थिति में एम्बुलेंस खड़ी थी। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप इस वक्त देख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। एम्बुलेंस में बदमाशों ने आग लगाई थी, जो कि आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। तो सरगुजा से ये खबर हम आपको साझा कर रहे हैं। मौके पर दमकल और पुलिस की टीम पहुंची, जिन्होंने आग को कंट्रोल किया। हालांकि आपको ये बता दें, पूरी तरह से ये एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई, क्योंकि 1 साल से पहले से ही कंडम स्थिति में खड़ी हुई थी। और वहीं राजधानी रायपुर के गुड़ियारी स्थित आबकारी वेयर हाउस में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू किया है। तो राजधानी रायपुर से खबर आपसे साझा कर रहे हैं। सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया था, जो कि तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। आबकारी वेयर हाउस में आग लगने की तस्वीरें सुबह के वक्त की है। हालांकि आग को कंट्रोल कर लिया गया। और रतलाम जिले से बड़ा अजीब, हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें, पिपलीपड़ा गांव में एक परिवार के 6 सदस्यों की तबियत ब्लैक टी पीने की वजह से बिगड़ी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहीं आपको यह भी बता दें कि 3 साल की बच्ची की मौत हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत की असल वजह क्या थी। वहीं 4 लोगों की हालत फिलहाल सामान्य हो गई है। एक शख्स का इलाज अभी भी चल रहा है। और सीएम साय ने धर्मांतरण पर चिंता जताई है। विदेशी फंडिंग को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने है। एनजीओ के माध्यम से विदेशी फंडिंग हो रही है। और यह भी बताया कि हेल्थ और शिक्षा के नाम पर यह विदेशी फंडिंग हो रही है। इसकी आड़ में धर्मांतरण का खेल हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई है। और उन्होंने एनजीओ को लेकर भी कहा कि एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, विदेशी फंडिंग हो रही है। एनजीओ है जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़कर अधिक जानकारी के लिए। राजेश, धर्मांतरण को लेकर सीएम साय चिंतित हैं और उन्होंने ये भी बताया कि फंडिंग हो रही है। जहां एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण के बड़े मामले सामने रहे, धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, तो लगातार इस पर चिंतित होना जायज है। आप जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विदेशी फंडिंग को लेकर के प्रमुखता से अपनी बात रखी है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही है कि विदेश से बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है। और ये फंडिंग स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे आ रही है ये फंडिंग, और उसका गलत उपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण में हो रहा है। ये सीधे तौर पे आरोप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगाए हैं। और उन्होंने चिंता जाहिर की और उन्होंने ये बात भी कही है कि ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। बंद होने की जो मांग है, बंद करने की जो बात है, वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। यानी जिस तरह से प्रदेश में लगातार जो धर्मांतरण का जो खेल चल रहा था और जिसे लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार अलग अलग जगहों पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी हाल ही में हमने तस्वीर देखी कि अमलेश्वर में किस तरह से धर्मांतरण का खेल चल रहा था और वहां पे हिंदूवादी संगठन पहुंच करके विरोध देखने को मिला है। केवल अमलेश्वर की बात नहीं, बल्कि धमतरी, बालोद समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पे धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया है और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग हो रहा है और उन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप बने भी रहिए, आगे भी कुछ और अपडेट्स लेंगे। और अब खबर ग्वालियर से, जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने है, जहां आरोपी ने एक बार नहीं 3 बार जमीन का सौदा कर दिया। मुकेश अग्रवाल सहित 3 लोगों ने धोखाधड़ी की है। 2700 स्क्वायर फीट जमीन को कई बार बेचा गया है। वहीं आपको यह भी बता देते हैं कि कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मुकेश अग्रवाल सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फरियादी जो है गजेंद्र पांडे हैं, बालाजी डेवलपर्स के पार्टनर। इनके द्वारा माननीय न्यायालय में प्राइवेट बात लगाया गया था कि 3 लोग जो हैं, मुकेश गिरिराज अग्रवाल और दरवीर कंसारा, इनके द्वारा जो है धोखाधड़ी जमीन के संबंध में की गई है। तो उनकी रिपोर्ट पर से जो है माननीय न्यायालय के आदेश से इन 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। करतार सिंह राजपूत हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। करतार, किस तरह से इन आरोपियों ने इस जमीन को फर्जी तरीके से बेचा, जरा आप विस्तार से बताइएगा। ग्वालियर में किस तरीके से रजिस्ट्रार कार्यालय के पास में 2700 स्क्वायर फीट जमीन थी, करोड़ों की कीमती जमीन है। उस जमीन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फर्जी तरीके से बेच दिया जाता है। पहले पावर अटॉर्नी कराई जाती है, पावर अटॉर्नी के बाद बेच दिया जाता है, फिर उसके बाद में दोबारा से फिर उसे बेचा जाता है। इसको लेकर जो बालाजी डेवलपर्स के संचालक हैं सुरेंद्र पांडे, उन्होंने पुलिस में इसको मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। फिर उन्होंने न्यायालय की शरण ली, न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय ने डायरेक्शन दिया और न्यायालय ने साफ कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। विश्वविद्यालय थाना में पूरे 3 आरोपी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। किस तरीके से जमीन को गलत तरीके से बेचा गया और उसको एक बार नहीं 3 बार बेचा गया, तो निश्चित तौर पर 420 का एफआईआर है वो दर्ज विश्वविद्यालय थाना ने कर ली है। और 3 आरोपी है, उन्हें अब गिरफ्तारी की बात पुलिस कर रही है, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग कूट रचित तरीके से, फर्जी तरीके से जमीनें बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस इनको कब तक गिरफ्तार कर पाती है। निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत शुक्रिया करतारी अपडेट साझा करने के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड ले जा सकते हैं। 25 फरवरी को एनआईए कोर्ट में पेशी होनी है। 3.5 महीने से रायपुर जेल में ही अमन साहू बंद है। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट ने फिजिकली उपस्थित होने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ में अमन साहू पर 2 मामले दर्ज हैं, जबकि झारखंड में सैकड़ों मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है अमन साहू। अब फिलहाल देखना ये होगा कि जब पेशी होती है तो क्या कुछ सामने आता है। झारखंड ले जा सकते हैं गैंगस्टर अमन साहू को, क्योंकि सैकड़ों मामले झारखंड में उस पर दर्ज हैं। राजेश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। राजेश, अपडेट दीजिएगा, क्योंकि यहां रायपुर में सिर्फ 2 मामले दर्ज है अमन साहू पर और झारखंड में सैकड़ों मामले बताए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या जानकारी मिल पाएगी उसकी पेशी से जुड़ी? बिल्कुल, देखिए गैंगस्टर अमन साहू रायपुर की जेल में अभी बंद है। 2 अलग अलग मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं। पहला मामला फायरिंग से जुड़ा हुआ है जो तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, और दूसरा एक मामला गंज थाना क्षेत्र का है जो अवैध वसूली को लेकर के है। इन दोनों ही मामलों को लेकर के यहाँ चूंकि जो कानूनी जो प्रक्रिया है, कार्रवाई वो की जा रही है, और इसी मामले पे अमन साहू रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। लेकिन एनआईए, झारखंड में एनआईए कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि अमन साहू को एनआईए कोर्ट में हाजिर किया जाए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है, चूंकि 25 फरवरी को उसकी पेशी है, तो कहा यह जा रहा है कि अब अमन साहू को झारखंड ले जाया जा सकता है। हालांकि जब अमन साहू को रायपुर लाया गया था तो रायपुर पुलिस के द्वारा तगड़ी सुरक्षा पहरे में अमन साहू को रायपुर लाया गया।